उन इस्तीफ़ों की मुंतज़िर रहीं, लेकिन वो इस्तीफ़े इसलिए ना दिए जा सके कि जो पॉक्स प्रिविलेजेस, जो बेनिफिट्स, ये बेरोज़गारों का टोला अवाम के टैक्सों के पैसों से उस असम्बली में अवामी मफाद का आइनी और जमहूरी किरदार अदा करने से कासर है, वो वहाँ की तन्हाई और मिरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो इनको पता है कि ये इस्तीफ़े सिर्फ चालबाजी और दिल फरेबी की हद तक उसका जिक्र करेंगे, लेकिन जो मुतलका फोरम है वहाँ तक ये इस्तीफ़े नहीं पहुँचाएंगे। मौलाना साहब ने एक दफ़ा फिर फ़ौज को ललकार कर मोदी की जो खिदमत की है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भरपूर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी जो है अपनी फ़ौज को किसी सियासी मकसद के लिए बेतुकीर होता नहीं देख सकता। और पाकिस्तान की अफवाज के अंदर शोहदा और गाजियों की जो लाजवाल दास्तान है, जो हमारे बॉर्डर्स पे होने वाले शहीद और आज भी शदीद ठिठुरती सर्दी के अंदर वहाँ कौमी सलामती और दिफा के ज़ामन बन के जो जवान बॉर्डर्स पे कौमी सलामती के अमूर अंजाम दे रहे हैं, मौलाना और पीडीएम के गुमराह कुन टोले ने उनकी दिल आज़ारी की है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मौलाना ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो ऐलान किया है, वो इस बात की अक्कासी करता है कि इनके कौल और फेल के अंदर जो तज़ाद था, आज उन्होंने उसकी हकीकी अक्कासी की है। और ये उसी का आइनादार अमल है कि जिस असम्बली को आप जाली करार दे रहे हैं, जिस पार्लियामेंट को आप नॉन इलेक्टेड पार्लियामेंट कह रहे हैं, आप उसी पार्लियामेंट के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के ज़रिए जाने के लिए बेचैन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका बयानिया आज अपने हाथों ही जाती उम्रा में दफन हो गया, क्योंकि आपने आज कौम को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बनाने के लिए नई तारीख का जो ऐलान किया। और बदकिस्मती से जो पीपल्स पार्टी का जो आज उनकी लीडरशिप इस इजलास में शामिल थी, उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मौलाना और पीडीएम की क़यादत को अभी तक समझ नहीं आई, ख़ास तौर पे जाली राजकुमारी को, कि ये पीपल्स पार्टी ने उनके साथ जो हाथ कर दिया, जरदारी ने रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जिस तरह पीडीएम को यरगमाल बना लिया और उनके बयानिए पे सुरख लकीर फेर दी, तो पीपल्स पार्टी जरदारी का जो मौक़िफ़ था और जो उनकी चाल थी, वो पीडीएम को ले डूबी। और आज पीडीएम की जो रही सही सांसें थी वो भी ख़त्म हो गई, और ये असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का दावा करने वाले आज ज़िमनी इलेक्शन में ऐलान करने पे मजबूर हुए। इसका मतलब ये हुआ कि ये गुड्डी गुड्डे का खेल ख़त्म हुआ। मौलाना ने जो लंगर पानी जाती उम्रा के अंदर बैठ के या पीडीएम की क़यादत के ज़रिए इकट्ठा किया था, उसको अब ख़त्मी और मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आन पहुंचा है। आज जो दुख की बात ये है कि इस बयानिए से, जहां जमहूरियत के अंदर कुर्बानियां देने वाले, पाकिस्तान के अंदर एक आइनी और जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ देने वाले
जो थिंक टैंक हैं, जो समाजी वर्कर्स हैं, जो खसूसन पीपल्स पार्टी के शाही किलों की कैदें काटने वाले और कोड़े खाने वाले अफराद हैं, उनको ये हकीकत समझ में आ गई कि जो पीडीएम है वो पिंडी और इस्लामाबाद पे चढ़ाई का जो इरादा रख रही है, और जो इसका आज ऐलान किया गया, इन नादान दोस्तों को और अक्ल के अंधों को शायद ये समझ नहीं आ रही कि पिंडी और इस्लामाबाद कौमी सलामती के ज़ामन और पाकिस्तान के दफा के मीनार हैं, और जो उन पे चढ़ाई करता है वो खुदकुशी का ज़ामन होता है, और खुदकुशी का इरादा लेके जाने वाला कोई भी दुनिया और आखिरत में सुरखरू नहीं हुआ। तो लिहाजा पीडीएम की क़यादत ने जो आपने देखा कि एक और शगुफा छोड़ा कि जब हमें इलेक्शन कमीशन जो इलेक्टोरल बॉडी है, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान के अंदर एक साफ शफाफ इलेक्शन के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐसा अम्ब्रेला, एक रेगुलेटर है, उसका गिराव करने का जो ऐलान हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनको वो इलेक्शन चाहिए जिसके ज़रिए ये इक़्तिदार में आए, इनको वो पार्लियामेंट चाहिए जिसके अंदर ये जीत के जाएं, इन्हें वो जमहूरियत चाहिए जिसमें इनका ख़ानदान इक़्तिदार में आए। इसके अलावा जो इदारा जो पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती के साथ जुड़ा इनिशिएटिव और कोई ऐसा अवामी मफाद का और हुकूमती रिलीफ प्रोग्राम, वो इन्हें इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि वो इनकी ज़ाती ख्वाहिशात की अक्कासी नहीं करता। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जाती उम्रा के पटारे से एक दफ़ा फिर इमरान खान के साथ जुड़ा बुगस, अनाथ और कौमी सलामती के अदारों को मुतनाज़ा बनाने की जो कोशिश है, उसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ ये गिदड़ भभकियाँ जो हुकूमत को ब्लैकमेलिंग के लिए की गई, आहिस्ता आहिस्ता पीडीएम खुद अपनी चालों में आ रही है। मौलाना ने कहा कि ये तमाम जो तदाबीर हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारी बर वक्त बयानिया और हिकमत अमली के साथ जुड़ा रोड मैप है, वो हम सीने से लगा के रखेंगे, वक्त आने पे बताएंगे। तो मौलाना साहब, सीने में तो आप आस्तीन के सांप लेके चल रहे हैं, और वो जहरीले सांप जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के और उसकी कौमी सलामती को डसने में मसरूफ़ अमल है। आप सबका बहुत शुक्रिया। बाज़ाब्ता तौर पर कह लिया कि हम ज़िमनी में इन इंतख़ाबात में हिस्सा लेंगे, तो इनकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। एज ए पोलिटिकल अगर आप कब देखते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये ट्रैक पे आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे ज़हनी तौर पर? ये इंशाल्लाह पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। इनका बयानिया पंक्चर हो चुका है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें फेस सेविंग मिले, और कहीं ना कहीं लुक्का छुपी का जो खेल है उसको ये प्यारा डीजीपीआर जिसमें पानी भी नहीं है, ये आपको क्या देंगे जो मुझे पानी नहीं दे सकते? आपकी हुकूमत है ना, आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, ये आपके अंडर आता है। ये भी एक ऑस्टेरिटी मेजर है। ये असल में ये हमला है
डस्ट से भरा हुआ माइक। मैं आपके इस सवाल के जवाब में सिर्फ ये कहूँगी कि जो आंखें ना मिलाने का और वीडियो लिंक से खिताब करने का बिलावल भुट्टो का मरियम बीबी के साथ लुक्का छुपी का प्रोग्राम था, वो आपने देख लिया। क्योंकि आपस में जो वादे किए थे, कस्में खाई थी और ये तय किया था कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, वो साथ अब वीडियो लिंक तक महदूद हो गया। पता था बिलावल को कि जाती उम्रा में गुड्डे ने क्या मुंह दिखाना है, तो इसलिए वो वीडियो लिंक पे आ गए। लेकिन आफरीन है मरियम बीबी की डिटाई पे कि उसे पता है कि उसके साथ हाथ हो चुका है। उसे पता है कि पीपल्स पार्टी ने दिखाई सजी और मारी खब्बी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब अपना मुंह छुपाने के लिए जो फेस सेविंग ढूंढ रही हैं, जो कहती थी कि हम इस हुकूमत के किसी अमल को ही नहीं मानते। इन नादानों से पूछें कि ये तो वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 2018 का इलेक्शन कराया। अब उसी इलेक्शन कमीशन के तहत जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उनमें आप हिस्सा लेने जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला भी इलेक्शन ठीक था और ये इदारा जो है इसने पहले भी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की थी। आपने इससे पहले भी सिर्फ अवाम को गुमराह करने का जो अलम बुलंद किया है, उसको आपको नज़र आ गया कि कहीं पजीराई नहीं मिल रही, तो आप जो हैं वो अपने कंधे मौलाना को दे रही हैं कि उन पर रख के वो बंदूक चलाएं। अवाम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे चढ़ाई का जो बयानी है, इसके पीछे सफाए इंतशार, फसाद, दंगा, अफरा तफरी और पाकिस्तान की वो मईशत जो इमरान खान की क़यादत में बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे आई है, उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करना। और मुल्क के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी का पैदा होना और उसके लिए कोशिशें करना, ये अपोजिशन का अवाम दुश्मन एजेंडा है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। दो चीज़ें क्लियर कर दें मुख्तसर। पहली तो ये बताएं कि आपने जलसे जुलूसों की यहाँ इजाज़त दी हो गए, अब ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की चढ़ाई का ऐलान है, इलेक्शन कमीशन का घेराव का ऐलान है, क्या हुकूमत इस ऐलान को भी और इनके घेराव को भी उतनी ही खंदा पेशानी से लेगी जिस आपने जलसे जुलूसों को लिया था? और दूसरी चीज़, आपके इत्तेहादी हैं मुस्लिम लीग फंक्शनल वाले, इस वक्त उनके सेक्रेटरी जनरल किसके कहने पे मुतारिक हुए हैं? शहबाज शरीफ साहब को मिल रहे हैं, दूसरी जगह मिल रहे हैं, नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, इत्तेहादी आपके हैं, दर्द उन्हें अपोजिशन का आ रहा है, नेशनल डायलॉग कहाँ से ये बात चल रही है? देखिए, जो पहली बात आपने कही है कि अदारों पे चढ़ाई, इस्लामाबाद पे चढ़ाई, पिंडी पे चढ़ाई, ये मायूस शिकारियों का आखिरी हरबा है।
और वो मायूस शिकारी जब शिकार करने निकलता है, दिन रात कोशिश करता है, कोई उसके हाथ चीज़ नहीं आती तो मायूस लौटता है और कोशिश करता है कि कोई ना कोई ऐसा मैं इवेंट कर दूं, कोई ऐसा एडवेंचर कर दूं कि जिससे मेरी फेस सेविंग हो। ये मायूस शिकारी जो थे ये फतह करने निकले थे हुकूमत को, ये जाल फेंक रहे थे हुकूमत पे, हुकूमत को ट्रैप करने के लिए। अल्टीमेटली ये खुद अपने बयानिए में ट्रैप हो गए हैं और इनके आगे खूह और पीछे खाई है, दोनों में से किसी एक जगह इन्होंने गिरना है। तो ये खाई में गिर के अपनी फेस सेविंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस्तीफे ना इन्होंने देने हैं और ना इनके अंदर जुर्रत है, ना इनके अंदर हिम्मत है, और ना ये अपना रोज़गार जो पार्लियामेंट से जुड़ा है उसको बंद करेंगे। तो जो बात आपने की कि इनको कैसे रोका जाएगा, ये जवाबदेह नहीं है कानून को, ये जवाबदेह नहीं है इस मुल्क के अवाम को, ये जवाबदेह नहीं है आइन को, और ये अदारों को मुतनाज़ा बना के ये सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि हम जो चाहें करें, हम करप्शन करें, हम लूट मार करें, हम अदारों को बेतुकीर करें, हम वसाइल पे कब्ज़ा करें, हम कब्ज़ा ग्रुपों की पुश्तपनाही करें, हम ख़ानदान को कारोबार और रोज़गार में सहूलतकारी करें। हम जो भी करें, किसी इदारे को, किसी कानून को क्या जुर्रत है कि हमारा एहतसाब करे या हमें पूछे, वो नैब हो या कोई भी और अदालत हो, क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी उन अदारों को अपने ताबे रखा। पहली दफ़ा इन्हें उन अदारों और कानून के ताबे आना सख्त नागवार गुजर रहा है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस कौम से ये वादा किया है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, जो जितना बड़ा होगा सबसे पहले वो जवाबदेह होगा, और वो बड़े कद वाले, बड़े नाम वाले हमेशा छोटों को कुर्बानियों का बकरा बनाते रहे और ख़ुद पीछे छुपते रहे। हुकूमत अब बड़े नामवर जो अदाकार और सियासी सर्कस के खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएगी, और वो कोई भी हो, इनकी चीखें और आहें और फरियाद इसी तरह आपके कानों में रस घोलती रहेगी, लेकिन हुकूमत उस कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। दूसरा, आपने जिक्र किया कि किसकी शय पे डायलॉग हो रहा है। देखें, इत्तेहादी जमातें अपने तौर पे अगर कोई इनिशिएटिव लेती हैं तो डायलॉग जो है वो कौमी मफाद में, मुल्की मफाद में, अवामी मफाद में कोई भी उससे इनकारी नहीं है। हुकूमत ने कभी ये नहीं कहा कि जहाँ पब्लिक का इंटरेस्ट होगा, मुल्क का इंटरेस्ट होगा और कौमी इंटरेस्ट होगा, नेशनल इंटरेस्ट होगा, हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने सिर्फ बार बार ये कहा है कि ज़ात से आगे चल के काज पे आके डायलॉग होगा। यहाँ ज़ात के दर्द से बात शुरू होती है, कारोबारी मफादात पे जाके ख़त्म होती है, और दरमियान में केसेस ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा जब ये अपनी ज़ात से बाला होके अवाम के लिए डायलॉग के लिए निकलेंगे, आएंगे, तो हुकूमत उस पर सोचेगी। डॉक्टर साहब एक मिनट छोटा सा सवाल है। डॉक्टर साहब, आप पंजाब हुकूमत की तर्जुमान हैं, अपोजिशन बोली, आपने जवाब दे दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी अवाम का कोई जिक्र नहीं था। अपोजिशन को ये कर देंगे, अपोजिशन ये कर रही है, हमने ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है। अब बेहतर यह है कि आप डॉक्टर रह चुकी हैं, आपने उनके सीरी पर और ख्वाबों पर एतराज़ किया, आप बताएं कि उनको कौन सी ग़िज़ा लेनी। इसको ऐसे बना लें कि एक तरफ तो महंगाई का नाम लेकर अपोजिशन आवाम को साथ में ला रही है, दूसरी तरफ
हुकूमत जो है पेट्रोल और बिजली बढ़ाकर महंगाई को बढ़ा रही है, क्या करेंगे? खाबे ज़रूर तजवीज़ कर देखिए, खाबे जो हैं वो नरम ग़िज़ाएँ खाएं। अपने उम्र के इस हिस्से में जो है वो उन्होंने मुकाबला हुकूमत से करना है, तो कोई ऐसी चीज़ जो उनका मैदा हज़म ना करे और वो जाके ख़ास तौर पे उम्र रसीदा जो मेरे लीडरान हैं, मुझे उनकी सेहत की भी फ़िक्र है और मैं एक डॉक्टर होते हुए ये नहीं चाहती हूँ कि अवाम का माल पानी वो वैसे ही बदहज़मी करता है और वो वैसे ही हज़म करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो जब उसके बाद फिर ग़िज़ा भी ऐसी हो तो वो डबल जेपडी में है। तो उनको नरम ग़िज़ाएँ और हवा खोरी करनी चाहिए, अवाम खोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ अवाम खोरी हुई है, हवा खोरी नहीं हुई है। दूसरा, जो आपने जिन चीज़ों अशिया की कीमतों में इजाफे की बात की है, तो देखिए ये पेट्रोलियम प्राइस हो या गैस की कीमत हो या आपके बिजली के टैरिफ हों, ये इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं। ये आप उस प्यारी अपोजिशन से पूछें जिन्होंने IPPs लगाई और ऐसे मुआहदे किए कि बिजली के टैरिफ डिटरमिन करते हुए ऐसी कमिटमेंट्स की कि उन्हें पता था कि अल्टीमेटली उसका बोझ अवाम पे आना है। इस हुकूमत ने किसी भी IPP के साथ बिजली ख़रीदने के लिए डायरेक्टली कोई मुआहदा नहीं किया। हम उन बैन अल-अक़वामी मुआहदों के अमलदारी के पाबंद हैं। इसी तरह महंगी LNG जो कतर से इंपोर्ट की और जिस तरह से इस वक्त गैस के क्राइसिस में वो महंगी LNG हिस्सेदार बन रही है। तीसरा, जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट फोर्सेस उसको डिटरमिन करती हैं और जो बैन अल-अक़वामी सतह पे प्राइस फ्लक्चुएशन होती है, हुकूमत को ना चाहते हुए भी वो कीमतें जो है वो पास ऑन करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके ख़जाने में इतनी स्पेस नहीं है कि उसको सब्सिडी दी जाए। तो कभी भी खुश हो के हम ये अमल नहीं करते, क्योंकि हमें एहसास है कि हमारे अवाम जो है वो इन मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते, लेकिन इन्हीं ने दर्द दिया है, यही आप दुआ देंगे, क्योंकि यही ये दर्द दे के गए थे। अब ये अवाम को दवा देने निकले हैं जो झूठ और फ्रेब से जुड़ा बयानिया है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया। मैडम ये सवाल का जवाब दे रहे हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल मुल्क में बहुत खराब है, अपोजिशन के जलसे भी जो है वो जारी हैं, तो यहाँ पर अपोजिशन के बहुत अहम रहनुमा रुमान मलिक, उन्होंने प्रोग्राम अच्छी बात एस के न्याजी में ये कहा है कि मुल्क में कोरोना एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। देखें, एमरजेंसी जब नाफिज होती है तो फिर आपको बाकी जितने कारोबार हैं उनको सस्पेंड करना पड़ता है और आपकी इकॉनमी में इतनी सख्त नहीं है कि उसको सस्पेंड किया जाए और लॉकडाउन किया जाए। पाकिस्तान की मैशियत और मुआशी हालात और सूरत हाल इसकी इजाज़त नहीं देते। हमें दोनों को साथ लेके चलना है। एक तरफ कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ गुर्बत और अफलास से लड़ना है, और दोनों महाजों पे मकसद हमारा एक है कि अवाम को मुश्किलात से निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। छोटा सा सवाल है कि जब IPP के साथ अपोजिशन मुआहदे कर रही थी तब आप पीपल्स पार्टी में थी, तब आपने इस बात पर क्यों नहीं कुछ कहा? और दूसरी चीज़ इसमें ये चीज़ ऐड कर लें कि क्या जरदारी साहब के कहने पे मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे? देखिए, ये बेहतर होता कि बेटे आप थोड़ा होमवर्क कर लेते। जो IPPs के मुआहदे हुए हैं जिस पे ये हुकूमत इस वक्त बिजली ख़रीद रही है, उसमें 90% आपके जाती उमरा के ज़िले सुबहानी के हाथों कारस्तानी हुई है, तो उस वक्त मैं हुकूमत में नहीं थी। दूसरी बात, जो दोनों नहीं उसमें एक्सपायर हुए हैं, नवाज शरीफ ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स से बिजली खरीदी है या जाती उमरा में इनको कुआं खोद के खरीदी है? मतलब आपकी इतला के लिए, वो भी जो बिजली बनाने के कारखाने, इंडिपेंडेंट पावर यूनिट्स और प्रोजेक्ट्स लगे हैं, उनके साथ टैरिफ डिटर्मिनेशन हुकूमत पाकिस्तान जो उस वक्त PMLN की थी उन्होंने की है। दूसरी बात जो आप जरदारी साहब का बता रहे हैं, जरदारी साहब ने
इन सब को चारू शाने चित करके तो सिंध की हुकूमत ना छोड़ने का फ़ैसला किया है, क्योंकि सिंध की हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की सियासत की सांसें जुड़ी हैं, और जब सिंध की हुकूमत ख़त्म हुई तो पीपल्स पार्टी की सियासी सांसें भी ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा जरदारी साहब की जान चली जाए लेकिन सिंध की हुकूमत ना जाए, वो इस बयानिए पे कायम है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में बता दीजिएगा कि जो जाती उड़ा है वो पंजाब हुकूमत की जुरिडिक्शन में आता है। नवाज शरीफ ने एक वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया तो पूरी मुस्लिम लीग नून पे बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिंडी यानी GHQ को धमकियां दे रहे हैं, तो क्या उन पर पंजाब हुकूमत खामोश रहेगी या उन पर कोई मुकदमा करेगी, यहाँ पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाएगी? इसको क्लियर करने के उनसे क्यों इतना घबरा रही है हुकूमत मौलाना फजल रहमान? मौलाना साहब से हमने क्या घबराना है, वो माशाल्लाह से आपको पता ही है कि मैं अपने कमेंट्स रिज़र्व कर लेती हूँ, लेकिन ये सिर्फ ज़रूर कहूँगी कि जो आपका इस वक्त बयानिया जिसकी मौलाना साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ आप जोड़ के कंपैरिजन करते हैं, तो नवाज शरीफ कन्विक्टेड था, अदालतों का मतलूब है, इश्तिहारी है, और कानून जो है वो उसके लिए बड़ा वाज़ेह है। तो हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी से नहीं, कानून की मर्ज़ी से वो कदम उठाया। मौलाना साहब की ये जहर आलूद गुफ्तगू और बयानियाँ जो है, इसका जायज़ा लेके हुकूमती सतह पे तरजीहात तय होंगी, किसके हवाले से क्या हिकमत अमली सामने लाई जाए। बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, थैंक यू जी।